हेलो स्टूडेंट, हाउ डू यू ऑल गुड। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आप लोग की डिमांड पे एक जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स में करेंगे। तो ऑर्बिटल्स में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर आज हम लोग ये करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि भाई जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो थोड़ा सा मैं पहले वो बता दूं, उसके बाद मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम का स्ट्रक्चर सभी ने पढ़ रखा है कि सबसे पहले थॉमसन ने वाटरमेलन की तरह बता दिया था कि जो हमारा एटम होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है जैसा कि वाटरमेलन है। ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री की चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रही हूँ। और इसके बाद सबको पता होगा कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल वाला, और उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था इस वाले स्ट्रक्चर को तो उन्होंने फेल कर दिया था, और उनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल भी हमारा जो सोलर सिस्टम है उसको रिजेंबल कर रहा था ना, कुछ इस तरह से कि सेंटर में न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, और अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो यही स्ट्रक्चर अभी भी हम लोग देख रहे हैं एटम का। बस इन्होंने काफ़ी सारी बातें इसमें नहीं बताई थी, जैसे स्टेबिलिटी नहीं बताई थी, एनर्जी नहीं बताई थी ऑर्बिट की। ये सारा कुछ किसने बता दिया? बोर ने बता दिया कि भाई इस तरह से बहुत सारी नंबर ऑफ शेल्स थी, कुछ फिक्स सेल्स भी बोले, मैं मतलब इसको बोल सकते हैं कि इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, नंबर ऑफ शेल्स, और शेल में होते हैं हमारे सब शेल्स। मीन्स एक एटम का जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि ये तो न्यूक्लियस है, ये सेल्स हैं, और शेल में क्या हो रही हैं? सब शेल, और इन सब शेल में ऑर्बिटल्स हैं, और इन ऑर्बिटल्स में मिलेंगे हमको इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सभी को पता है भाई कि एटम में तीन चीज़ें मेनली होती हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 होता है बच्चों प्रोटॉन, एंड नंबर 3 जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। और सभी को इसके चार्ज के बारे में भी पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है तो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसा होता है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी पोजीशन तो हमको बहुत अच्छे से पता होती है कि न्यूक्लियस में होते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको नहीं करना होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशंस एक एटम में किस तरह से, उसको ही तो हमें सीखना है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही तो हमें सीखना है ना। तो क्या होता है, कैसे होता है, चलो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो मैं एक बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में इसको समझाती हूँ। ये है अपना एटम का न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। तो चलो मैं इसको ये पॉजिटिव चार्ज हटा के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिखा देती हूँ। ये है इस एटम की, जिसका ये न्यूक्लियस है, उसकी सबसे फर्स्ट सेल, जिसको हम n=1 या फिर मैं बोलूँ k भी बोल सकते हैं, है ना। और इसमें सिर्फ एक सब शेल होती है अपनी, वो रहती है किसकी? s की। और एक्चुअली में क्योंकि ये शेल नंबर 1 का है तो मैं यहाँ s सब शेल के यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? 1। ओके, इसके बाद सेकेंड सेल, शेल नंबर 2। तो देखो जैसे जैसे हम शेल्स बना रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो शेल का जो हम अगर देखें साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो साइज़ इंक्रीज़ हो गए तो उसमें सब शेल्स और ज़्यादा होंगे, है ना, और सब शेल्स ज़्यादा है तो उसमें ऑर्बिटल्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारा शेल नंबर 2 है उसमें सबसे पहले S सब सेल 2s, और उसके बाद एक नई शेल 2p आ रही है। हर बार जो हमारी न्यू सेल आ रही है उसमें एक न्यू सब शेल आएगी। एक जनरल लैंग्वेज में बोलूँ कि ये अगर समझ लो न्यूक्लियस जो है ये इसके इधर पर मैं इसको बोलूँ कि ये एक स्ट्रीट है,
और इस स्ट्रीट में ये जो एरिया है, स्ट्रीट नंबर 1, इसमें जो एरिया है बहुत छोटा सा एरिया दिख रहा है क्योंकि सबसे क्लोज है। और इसमें जो ये दिख रहा है आप लोगों को सबशेल एस, इसको मैं बोलूँ कि भाई ये सलमान भाई का इतना छोटा सा कमरा है और एक छोटे से कमरे में कितने लोग रह सकते हैं, तो 2 लोग, तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। इसके बाद स्ट्रीट नंबर 2 में एरिया बढ़ गया, तो सबसे पहले सलमान भाई ने अपना एक छोटा सा कमरा बनाया और उसमें लिमिटेड कितने लोग रह सकते हैं, ओनली 2 लोग। फिर आई प्रियंका जी, प्रियंका जी ने कितने कमरे का अपना मकान बना रखा है, 3 कमरे का। तो उसमें एक कमरे में क्योंकि 2 ही लोग आ सकते हैं, तो 3 में कितने आएंगे बच्चों, 6, ये आ गया। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं, हर बार एक नया सबशेल बन रहा है। और याद रखना कि जब वो अपने मकान बना रहे होते, जैसे सलमान के बाद प्रियंका जी आई, तो वो हमेशा 2 इंक्रीज करेंगी, तो 1 + 2 कितना, 3। चलो अब देखते हैं हम लोग शेल नंबर 3 मीन्स स्ट्रीट नंबर 3। एरिया बड़ा होते जा रहा है, तो एक नए कोई आएंगे, तो सबसे पहले तो सलमान भाई आएंगे स्ट्रीट नंबर 3 में, तो मैं उनका जल्दी से कमरे का मकान बना देती हूँ और उसमें 2 लोग रह लेते हैं। और उसके बाद प्रियंका जी भी आएंगी यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 3 पे, और अपना हमेशा ही ये कांस्टेंट 3 कमरे का ही इन्होंने बनाना है अपना मकान, और उसमें 6 लोग रह सकते हैं क्योंकि एक कमरे में 2, तो 3 में कितना हो गया, 3 × 2 = 6। एक न्यू जो एंट्री हो रही है वो हो रही है मिस्टर धोनी की, जो कि थोड़े से और रईस हो गए और 2 इंक्रीज करना है हर बार, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो ये अपना 1 2 3 4 5 कमरे का इन्होंने थोड़ा बड़ा सा मकान बनाया है, लेकिन हर कमरे के लिए कंडीशन क्या है, 2 ही लोग रह सकते हैं। तो भाई यहाँ पर भी हर कमरे में मैं 2 लोगों को रख रही हूँ। चलो फिनिश। अब आता है शेल नंबर 4 मीन्स स्ट्रीट नंबर 4। तो उसमें सबसे पहले कौन आएंगे, ये आ गए अपने सलमान। कितने कमरे का बनाते हैं वो, 1 कमरे का बन गया। इसके बाद आएंगी प्रियंका, शेल नंबर 4 मतलब स्ट्रीट नंबर 4 लगाना है यहाँ पे 4P, और ये आ गया इनका 3 कमरे का इस तरह का, और उसमें कितने लोग रहने वाले हैं, 6। फिर कौन आते हैं, तो धोनी। जो पुराने लोग हैं वो ज़रूर इस जो हमारा शेल नंबर है, या मैं बोलूँ कि स्ट्रीट नंबर 4 है, उसमें ये अपना मकान ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर मिस्टर धोनी भी आएंगे और वो फटाक से अपना 5 कमरों वाला 1 2 3 4 5 कमरों वाला एक मकान रेडी कर देते हैं, और उसमें कितने लोग, 10 लोग आ जाते हैं रहने। एक नया यहाँ पे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे फरहान, मिस्टर फरहान। तो ये अब यहाँ पे 2 इंक्रीज कर दो, 5 + 2 कितना हो गया, 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, तो 7 × 2 = कितना, क्योंकि ईच में 2 पर्सन, तो यहाँ पे 7 × 2 = 14 हो जाएगा। इस तरह से इसको फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके करेक्ट है। एंड सो ऑन, इसी तरह से ये इंक्रीज होते जाएगा। याद रखना कि सिर्फ यही एस, सलमान जी, प्रियंका एंड मिस्टर धोनी एंड फरहान, बस इससे ज़्यादा हमारे पास लोग नहीं हैं। यही लोग बार बार रिपीट होंगे। ये हैं हमारे सबशेल्स, ये है हमारे सबशेल्स। मीन्स मैंने यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर बना दिया है और उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में बता दिया है। अब यहाँ समझो, आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी सबसे कम होती है और उसकी स्पीड भी सबसे कम होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ये फील कर रहा होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का वो वीकर, कम होते जाता है, डिक्रीज करते जाता है। और डिक्रीज करेगा तो इनकी स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन किस में फिल करने हैं, तो फर्स्ट सेल की एस सब शेल में, और सेकेंड में S एंड देन P, इसके बाद 3S 3P। तो अभी मैं बताऊंगी अकॉर्डिंग टू एनर्जी हम किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। लेकिन इन ऑर्बिट में मैंने किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2n² वाला।
n यहाँ पे क्या है बच्चों, तो यहाँ पे n सेल नंबर है। ये मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी बताएगा कि इस सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट सेल का निकालूं तो n की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1, कितना आएगा 2। और अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। एंड अगर मैं थर्ड सेल की बात करूं बच्चों तो ये अपना आ जाएगा 18 एंड सो ऑन। 4 की बात करूं 16 2 जा 32। इसी तरह से हम हर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, कि इस सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ, याद रखना कि ये मैक्सिमम है, इससे कम भी चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा एक भी नहीं फिल कर सकते। ओके, तो ये आ गया हमारा एक एटम का स्ट्रक्चर। अभी आप चेक कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला शेल नंबर 1 में मैंने 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए। इलेक्ट्रॉन है ये जो हमारा एस सब शेल है, उसके पास कितना 1 ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने की है। और हर बार मैंने इलेक्ट्रॉनों को किस तरह फिल किया हुआ है, आप देख रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये सेम चार्ज है। ऑपोजिट डायरेक्शन में फिल करने का भी रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम चार्ज, और उसमें सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। तो अगर मैं इसको इस तरह से फिल कर दे रही हूँ तो मैं इसको अनस्टेबल बना रही हूँ, है ना, क्योंकि सेम अगर डायरेक्शन में ये रहेंगे तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। तो हमको किसी भी चीज़ को क्या करते चलना है, स्टेबल। इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फिल किया हुआ, एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो कि सेकंड सेल में टोटल कितने 8 आ रहे हैं सॉरी, तो आप यहाँ काउंट करके देख सकते हो कि 8 है। थर्ड में 18 आ रहे हैं, तो आप काउंट करो 2 + 6 + 10 18 हो गए। एंड फोर्थ में अपने कितने आ रहे हैं, 32। तो यहाँ पे देखो 2 + 6 + 10 एंड प्लस कितना हो गया, ये 14 आ रहे हैं 32। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम एटम का स्ट्रक्चर और उनके ऑर्बिट में, या मैं बोलूँ शेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, बहुत इजीली हम सीख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सेंटर में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो सेंटर में होते हैं, कंसंट्रेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाना है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। तो शेल नंबर 1 में ये फॉर्मूले को देखते हुए हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एस सब शेल, सेकेंड में देखें तो एस और पी, हर बार एक न्यू सब शेल मिल रही है। थर्ड में देखें तो एस पी एंड डी मिल रहा है। एंड फोर्थ में देख रहे हैं तो एस पी डी के अलावा एक नई आ रही है हमारे पास सब शेल एफ, और सबके एक फिक्स ऑर्बिटल है। जैसे मैं अगर एस की बात करूँ बच्चों, तो एस के पास अपना एक ऑर्बिटल है। पी की बात करूं तो पी के पास अपने 3 ऑर्बिटल हैं। डी के पास हर बार कितने इंक्रीज कर रहे हैं, 2। तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 5। 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। एंड एफ की बात करूं तो फिर 2 इंक्रीज कर जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये। ओके, तो हर सब शेल के एक फिक्स ऑर्बिटल की एस के पास अपना एक ऑर्बिटल होता है, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इसके पास। क्योंकि ईच में 1 है तो सीधे हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 एंड 2, तो 2 3 = 6 10 एंड इसमें आ जाएंगे अपने 14, 7 है तो 14। ठीक है, तो ये तो बात होगी बच्चों कि हमारा एटम कैसा दिखता है और उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एनर्जी हम फिल कर सकते हैं। बट अभी हम ऑर्बिटल में अफवाह के अकॉर्डिंग किस तरह से और पाउली के रूल्स को फॉलो करते हुए किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं उसको बताती हूँ। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाली हूँ, उसमें अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल क्या है, तो अफवाह एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है बिल्डिंग अप। मीन्स किस तरह से हम जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम में किस तरह से फिल करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, मेरे साथ साथ आप लोग बनाते जाइए।
3s, 3p and 3d, 4s, 4p, 4d and 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d and 7s, 7p। ठीक है, एंड सो ऑन, ये अभी चलता चला जाएगा इस तरह से। इसके बाद इसको इस तरह से आप राउंड कर लीजिए। अब इससे आप क्या है ना, आसानी से कितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर हो, बिल्कुल करेक्ट वे में आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री समझने के लिए। इसके बाद आप इस तरह से इसे लाइन लगाइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप बता सकते हो कि वो जो एलिमेंट है वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है या फिर किस ब्लॉक से है और किस ग्रुप से है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इससे पता चल जाती है और उसके बाद आपको उसका नेचर पता चल जाएगा, अगर वो ब्लॉक में किस में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कलरेशन, बहुत सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हो। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में। अगर आपको किसी भी एलिमेंट की केमिस्ट्री पता करना है, इसके बाद यहाँ ऐसे टर्न करिए, अनडॉटेड, ये सबसे मिनिमम एनर्जी है इसमें। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन यहीं फिल करने वाले, एंड देन 2s। इसके बाद जैसे जैसे मोड़ रहे हैं ना, वैसे वैसे जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे अब यहाँ गया 2p में, तो इसकी एनर्जी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एंड देन 3s के बाद ये 3s में फिल करने के बाद कहाँ हम फिल करने वाले हैं इसको हम फिल करने वाले हैं यहाँ 3p में। 3p के बाद देखो 3d में नहीं गया, 3d में नहीं गया, 4s में गया। तो n+l रूल जब मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर बताऊंगी तो उसमें अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता भी दूंगी आप लोगों को। n+l के अकॉर्डिंग अगर हम उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो 4s की एनर्जी 3d से क्या होती है, कम होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 3d में नहीं जाता, पहले 4s में जाएगा एंड देन इसके बाद ही ये 3d में जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ n+l रूल क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे 4p के बाद 4d में नहीं गया बच्चों, 5s में गया है। तो इसका भी रीज़न वही है कि 5s की एनर्जी जो है वो 4d से क्या होती है, कम होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन हमको, क्योंकि इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में, तो पहले कम में जाना है, इसके बाद ही फिर मैक्सिमम वाले में जाना है, पहले मिनिमम को फिल करना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टमेटिक वे में बन गया है कि आप इसमें पता लगा सकते हो कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा है, तो आप उस तरह से ही इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाओगे एंड सो ऑन। चलो मैं इसको यहाँ तक कर देती हूँ, ये ठीक है। तो अभी मैं बता रही थी कि भाई 4s और 3d में 4s की एनर्जी कम क्यों हो रही है। तो यहाँ पे देखो बच्चों n+l, n यहाँ पे क्या है, शेल नंबर, और l जो है वो सबशेल की वैल्यू है। तो सबशेल की वैल्यू जो है sp df, ये सब मैं क्वांटम में डिटेल में पढ़ाऊँगी, 0 1 2 3। तो अगर हम इसके लिए निकालें, किसके लिए, 4s के लिए मैं अगर निकालूँ बच्चों, तो ये जो 4 है वो शेल नंबर है। 4 + l, s की वैल्यू l के लिए क्या है अपनी, l इज spdf, तो 0, तो कितनी आ रही है अपनी वैल्यू, 4 आ रही है 4s के लिए। और n+l की वैल्यू अभी हम 3d की निकाल लेते हैं। तो 3d की अपन लोग देखें यहाँ पे 3, ये शेल नंबर है, d के लिए कितना आ रहा है 2। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसका 3d का कितना आ रहा है वैल्यू, n+l = 5 एंड देन इसका 4। दैट्स वाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, 3p के बाद 3d में नहीं जा रहे हैं, 4s में एंड देन 3d में जा रहे हैं। ओके, इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हो, 4p 4d है ना, 4p के बाद आप किस में गया, 4d में गया, तो 4d और 5s को आप चेक करके देख लो।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेक कर रहे थे। अब एक ऑर्डर हमारे पास आ गया है कि किसकी एनर्जी हमारी कम है और किसकी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से इसको फिल करेंगे इलेक्ट्रॉनों को इसमें। चलिए हम इस ऑर्डर को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 1s, इसके बाद किस में जा रहा है बच्चों 2s, 2p एंड देन 3s, इसके बाद फिर 3p और 3p के बाद 4s, ये याद रखना है। इसके बाद जा रहा है 3d एंड देन 4p, 5s के बाद अपना जा रहा है 4d में, 4d के बाद देख रहे हैं आप लोग 5p, कवर तो नहीं हो रहा है मुझसे, एंड देन 6s, 6s से फिर 4f पे जा रहा है बच्चों, 4f के बाद 5d एंड देन 6p, 6p के बाद 7s एंड सो ऑन। ओके, तो ये एक ऑर्डर है बच्चों, और आप लोग को पता चल चुका है कि S में मैक्सिमम आप कितने फिल कर सकते हो 2, P में मैक्सिमम आप 6, इससे कम चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, एंड D में मैक्सिमम आप 10 एंड F में मैक्सिमम 14। ओके, तो इससे कम चल सकते हैं। जैसे P में अगर मैं 6 बोल रही हूँ तो आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन ऑर्बिटल में कैसे फिल करना है वो भी मैं बताऊंगी, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के बताती हूँ आपको। तो बच्चों अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को इसके बताती हूँ कि किस तरह से आप एलिमेंट में एटॉमिक नंबर देख के उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप पता लगा लोगे कि वो एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, और वो किस ब्लॉक का है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं सोडियम एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर है 11, इसका कन्फिग्रेशन बताती हूँ, और कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखना है ये आपको पता है। सबसे पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मैक्सिमम कितने 2, क्योंकि हमारे पास 11 है तो अभी हम फटाफट फिल करेंगे 2s, 2 एंड 2p 6। चलिए अब हमको काउंट करना होगा, तो 6 + 4 10 हमारे कंज्यूम हो चुके हैं, तो वी हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को हमको फिल करना है बच्चों, वो किस में जाएगा। तो आप देख रहे हो मैंने 1s में फिल कर दिया, 2s फुल्ली फिल्ड है, 2p में भी मैंने फुल्ली फिल्ड कर दिया। अब बचा अपना 3s, और अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 तक कैरी कर सकता है, बट अब अपने पास बचा नहीं है, तो अब हम यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम मेटल का। अब इसके कन्फिग्रेशन से आप कैसे पता लगाओगे बच्चों कि ये किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है और किस ग्रुप का। तो देखो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है ना बच्चों, जिस सबशेल में, वही बनेगा इसका ब्लॉक, और जिस शेल नंबर में गया, जैसे शेल नंबर है ना, तो ये शेल नंबर बनेगा इसका पीरियड, और जितने इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में लास्ट में जो एंटर हुए हैं वो बनेगा इसका ग्रुप। ये तो आपने ये लास्ट जैसे ही देखा कि भाई सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है वो S सब शेल में गया और थर्ड वाले में शेल में गया, थर्ड शेल एंड S सब शेल, और कितना गया 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो ग्रुप बन गया, सब शेल जो था वो ब्लॉक बन गया, और 3 क्या बन गया पीरियड। मीन्स अगर आप इसको किस में देखोगे, आप किस में देखोगे अपने पीरियोडिक टेबल में, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि सोडियम S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, इसका पीरियड 3rd है और ग्रुप 1 है। ओके, अब इसी तरह से हम स्कैंडियम 21, एटॉमिक नंबर इसका बच्चों 21 है। ये 21 मैंने क्या लिखा है, तो ये एटॉमिक नंबर है इसका। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम फिल करें 21 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम के। ओके, तो सबसे पहले फिर से मिनिमम से जाना है मैक्सिमम, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्योंकि अभी यहाँ तक 10 हुआ हम देख चुके हैं, हमको ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ना है क्योंकि वी हैव ओनली 21।
तो यहाँ तक हम 10 तक पहुँचे हैं। 3s2, 3p6 चलेगा अभी, 4s2। अब हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक अगर 20 आ रहा है तो फिर ये 6 and 4 20, सॉरी यहाँ तक 10 आ रहा है तो ये 10 + 20 हमने कवर कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो वो एक किस में जाएगा बच्चों? देखो मैंने 3p के बाद 4s किया है तो बिल्कुल सही ऑर्डर है, क्योंकि अभी मैंने n+l रूल से बताया कि 4s की एनर्जी 3d से क्या होती है? कम। तो पहले मैंने 4s में फिल कर दिए 2, और अब जो बचा हुआ है हमारा एक इलेक्ट्रॉन वो किस में जाएगा? 3d में। ये ओके, तो ये आ गया कन्फिगर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? ऑर्बिटल्स में भी शो कर सकते हैं। किस तरह से? देखो ये s का ऑर्बिटल बनाया, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इस तरह से। 2s बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद मैंने 2p बनाया और इसमें इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर 3s के 2, 3p के कितने अपने 6 और 4s, इसके बाद 3d के कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 हो गए, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये अपना स्कैंडियम का ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं बोलूँ कि इस तरह से मैंने ऑर्बिटल्स बना के इलेक्ट्रॉन को फिल किया है, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे अभी हम 2 जो हमारे एक्सेप्शन है ना कॉपर क्रोमियम के, उसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। जैसे कि यहाँ पे तो वो कंडीशन आई नहीं है, दे ऑल आर फुल्ली फिल्ड, इसको बोलते हैं फुल्ली फिल्ड। अगर मैं इसका हाफ फिल्ड बनाऊँ बच्चों 3p का, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज हाफ फिल्ड। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, क्योंकि अब मैं कॉपर और क्रोमियम ही बताने वाली हूँ आप लोग को, कि कॉपर और क्रोमियम के केस में फुल्ली फिल्ड जो है वो सिमेट्रिकल है, और हाफ फिल्ड क्या है? सिमेट्रिकल। और जो भी चीज़ें सिमेट्रिकल होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी जो एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स हैं जिनकी की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है, जिनको डीजेनरेट सेट बोलते हैं, अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो वो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और अगर मैं बोलूँ वो हाफ फिल्ड है तो भी क्या है? वो सिमेट्रिकल है और स्टेबल है। तो व्हाट इज सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल मीन्स अगर मैं किसी भी चीज़ को बीच से कट करूँ और वो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो वो सिमेट्रिकल है। जैसे अगर मैं अपना हैंड बोलूँ तो हैंड को अगर हम बीच से कट करेंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। बट ह्यूमन बॉडी कैसी है? अगर हम लोग इसको बीच से कट करें अपनी बॉडी को तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो हमारी जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल है, बट ह्यूमन हैंड इज अनसिमेट्रिकल। तो वैसे अगर मैं इसको कट करूँ तो दिस इज सिमेट्रिकल, बट मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो दिस इज अनसिमेट्रिकल। इस तरह का जो कन्फिग्रेशन होता है वो अनस्टेबल होता है। बट अगर मैं यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन कर दी जैसे फुल्ली फिल्ड, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। ये हाफ फिल्ड है, इसको भी अगर मैं बीच से कट करूँ तो ये सिमेट्रिकल है। मतलब किसी भी एटम की हाफ फिल्ड स्टेट और फुलफिल्ड स्टेट उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें आप कैसे पता लगाओगे कि ये जो है हमारा वो किस ग्रुप या किस ब्लॉक का है? तो देखो एक्चुअली में ये डी सब शेल में आ रहा है, मतलब ये डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। और डी ब्लॉक में अगर हमको पीरियड पता करना है कि किस पीरियड से, तो पीरियड भी अपना आ जा रहा है, क्योंकि लास्ट जो है यहाँ देखो, भले ही मैंने एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट शेल जो आ रही है, या मैं बोलूँ कि हाईएस्ट सेल इसमें क्या आ रही है, तो वो 4 है। तो पीरियड जो है वो 4 होगा। ग्रुप निकालने के लिए एक्चुअली में जब 3D आप क्लास 12th के बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि जो 3D वाले ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउटर मोस्ट 4s पे डिपेंड नहीं करता है, पेनल्टीमेट शेल जो है हमारा 3D उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब दोनों को ऐड करने पे आते हैं 4s एंड 3D। तो 2 + 1 कितना हो गया? 2 + 1 कितना हो गया अपना? 3। तो ये ग्रुप नंबर 3 में आएगा। ये ग्रुप नंबर 3, दोनों को ऐड कर दो, दिस इज ग्रुप नंबर D एंड S को। ओके, तो ये हमने निकाल लिया है। अभी मैं आप लोग को कॉपर और क्रोमियम का बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि ये तो 11th और 12th दोनों में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है क्योंकि।
तो सबसे पहले मैं क्रोमियम का बताऊंगी। क्रोमियम एटॉमिक नंबर है 24। ओके, तो सबसे पहले मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेती हूँ। 2s2, उसके बाद 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ जैसा कि ऑर्डर है 4s2 एंड 3d4। देखो यहाँ पे हो गया 24, 10 आ रहे हैं यहाँ तक, 20 एंड 24। ओके, अब मैं यहाँ लास्ट वाला जो इसका वैलेंस सेल है ना 4s एंड 3d, दोनों को मिला के आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको सिर्फ मैं यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम में बता रही हूँ। ये है अपना 4s और ये है अपना 3d। दिस इज 3d। ओके, 3d में ये मैंने इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। क्या ये सिमेट्रिकल है? नो, ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं 20 से कट करूं तो वो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर मैं एक कॉमन सी लैंग्वेज में बोलूँ ना कि अगर भाई यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, बगल वाले को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा मतलब ऐसा घर है जहाँ पे 5 बंदे हैं और 5 बंदे में से 4 लोगों को चीज़ें मिल गई हैं, 4 बंदों को कुछ कीमती चीज़ें मिल गई, लेकिन चौथे को नहीं मिली है, ठीक है। और सब एक ही तरह के, एक ही मतलब 5 भाई हैं समझ लो। तो वो 5वां जरूर लड़ाई करेगा, सबसे बहुत ज़्यादा कोहराम मचाएगा। तो ये जो बंदा है जो कि मैच देख रहा है, आराम से देखना चाहता है, देख रहा है, वो देख नहीं पाएगा, इतने शोरगुल में वो नहीं देख पाएगा। और उसको तो देखना है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? थोड़ा सा दानवीर बन जाएगा। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, भैया तुम लड़ो मत, मैं दे देता हूँ, तुमको भी एक चाहिए ना, मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैं अकेला बंदा हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मैं एक में भी सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। मीन्स एक अगर यहाँ से निकल भी गया ना तो ये कैसा है? स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेट है 4s की। 20 से कट करेंगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब इसने इसको दे दिया बच्चों, तो ये भी कैसा हो गया? ये भी सिमेट्रिकल हो गया। और कोई भी चीज़ जो सिमेट्रिकल होती है, बैलेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? स्टेबल। और सब कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। मतलब इस हाफ फील्ड स्टेट में ये जो इसकी हाफ फील्ड स्टेट है वो इसको एक्स्ट्रा स्टेबल बना देती है। और एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से ही 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 3d में जंप कर जाता है। और जो कन्फिग्रेशन है वो अभी चेंज हो जाएगा, क्रोमियम का 4s1 एंड 3d5 हो जाता है। तो क्यों होता है? स्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि जैसे ही ये कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इनमें। 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ गया, हम लोगों को मिल गई है हाफ फील्ड स्टेट, और किसी भी एटम की हाफ फील्ड और फुल फील्ड उसको काफ़ी स्टेबल बना देती है। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्रोमियम का। तो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है? 4s1 एंड 3d5। अब अगर मैं किसकी बात कर लूँ? कॉपर की बात कर लूँ बच्चों, ठीक है। तो कॉपर को भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि यही दोनों पूछे जाते हैं, बाकी तो आप किसी का भी आप बना लोगे बहुत इजीली। तो कॉपर एटॉमिक नंबर 29। ओके, चलिए इसको भी जल्दी से फिल करते हैं। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। ये है। ओके, हो गया 10, 20 एंड 29। ओके, फिर से मैं वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही शो करूँगी। यहाँ देखो भाई 4s कितने हैं इसके पास? 2 है, खुश है बंदा। अब बगल वाला 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। ये है अपना 3d। 3d में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबसे पहले सिंगली ऑक्युपाइड करना है अकॉर्डिंग टू पाउली, क्योंकि सभी के पास सेम एनर्जी, भाई सब लड़ने लगेंगे, सबको एक एक देना है, उसके बाद ही पेयरिंग होनी है, ये भी याद रखना। और हमेशा इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सेम एनर्जी है, रिपेल करेंगे ना। तो अभी मैं इसको 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर, ओह माय गॉड, देखो यहाँ पे
फिर से लड़ाई झगड़ा चालू, है ना। तो फिर से ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और जैसे ही यहाँ आएगा ये स्टेबल हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा। सिमेट्रिकल तो ये कौन सी स्टेट है बच्चों, दिस इज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी एटम को एक्स्ट्रा स्टेबल बना रहे हैं, और सबको ही तो स्टेबल होना चाहता है, इसको तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है, खुश हो गया। ये भी बंदा खुश है क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल है, देख लो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। 5 थे, 10 हो चाहे 5 हो, सिमेट्रिकल मिलेगा। मीन्स हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड दोनों ही इसको एक्स्ट्रा स्टेबल बनाएगी क्योंकि सिमेट्रिकल है। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बार कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज, 4s2 की जगह 4s1 एंड 3d9 की जगह 3d10 हो जाता है। ओके, तो ये दोनों आप लोगों को अच्छे से देखना है। बाकी तो अब आप किसी का भी आराम से बना सकते हो क्योंकि इतने अच्छे से मैंने बता दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। और इसके बाद भी अगर होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिए, तो मैं और अच्छे से आप लोगों को उसको बता दूँ। ओके, तो चलिए, आप बहुत सारी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये नहीं कि जो मैंने बता दिया है बस इतने पे फिनिश। एंड मैं फिर से बता दूं कि कॉपर एंड क्रोमियम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्सेप्शन। ओके, तो पढ़ते रहिए, फिर मैं एक न्यू वीडियो आप लोग के लिए, आप लोग की डिमांड पे लेकर आऊँगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।